हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ग्रेट ब्रिटेन के आर्थिक प्रारूप को डिस्कस करना शुरू करेंगे। और आर्थिक प्रारूप के अंतर्गत हम इस वीडियो में सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन के एग्रीकल्चर यानी कृषि को डिस्कस करेंगे। देखिए, औद्योगिक जो क्रांति थी, इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन था, उससे पूर्व ग्रेट ब्रिटेन कृषि प्रधान था, लेकिन इसके बाद औद्योगिक विकास पर अधिक बल दिया गया और खाद्यान्नों की जो पूर्ति थी आयात द्वारा की जाने लगी थी। पर वर्तमान समय में यहाँ पर मिश्रित प्रकार की कृषि की जाती है, जिसमें चारागाह तथा उन पर आधारित डेयरी उद्योग को प्रधानता दी जाती है। यहाँ 29% कृषि योग्य भूमि, 50% स्थायी चारागाह, 7% पर वन और 14% भूमि पहाड़ी एवं अनुपयोगी है। तो ये एक तरह से लैंड यूज है। जो भूमि उपयोग जो है ग्रेट ब्रिटेन का, वो है कि ग्रेट ब्रिटेन में 29% जो लैंड है वहाँ पर कृषि योग्य भूमि है, कृषि की जाती है। 50% लैंड पर जो हमारे चारागाह हैं, स्थायी चारागाह हैं पशुओं के लिए। 7% ब्रिटेन की भूमि पर वन है, मतलब फॉरेस्ट एरिया टोटल जो ग्रेट ब्रिटेन है उसका ओनली टोटल एरिया का 7% है। और 14% यहाँ पर पहाड़ी और अनुपयोगी भूमि है। डॉक्टर डडले स्टैम्प ने ब्रिटेन के भूमि उपयोग का विस्तृत अध्ययन किया और उन्होंने भी यहाँ पर कृषि योग्य भूमि को चारे की फसलों एवं खाद्यान्न उत्पादन के लिए उपयुक्त बताया। क्लियर। अब देखिए, ग्रेट ब्रिटेन में उत्पादन होने वाली जो प्रमुख कृषि फसलें हैं वो हैं गेहूं, जौ, राई, जई, बीन्स, आलू, चुकंदर, फल व सब्जी। सबसे पहले इस क्रम में हम लेते हैं गेहूं को। देखिए, ब्रिटेन के लगभग 11 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल बोई जाती है और यहाँ का वार्षिक औसत उत्पादन 50 लाख टन है। गेहूं की कृषि मुख्यतः दक्षिण पूर्वी एवं मध्य इंग्लैंड में की जाती है। गेहूं की कृषि स्कॉटलैंड के दक्षिणी क्षेत्र तथा वेल्स के कुछ भागों में भी की जाती है। आयरलैंड के अति सीमित क्षेत्रों में गेहूं बोई जाती है, यानी आयरलैंड जो है वहां पर काफी लिमिटेड अमाउंट पे व्हीट का कल्टीवेशन होता है। बाकी जो दक्षिण पूर्वी और मध्य इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, यहाँ पर गेहूं की कृषि की जाती है। अगली जो क्रॉप है वो है जौ। जौ की कृषि भी लगभग उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहां गेहूं बोई जाती है। वैसे जौ कम उपजाऊ मिट्टी में भी उत्पादित हो जाता है। ब्रिटेन में प्रतिवर्ष लगभग 85 लाख मीट्रिक टन जौ का उत्पादन होता है। इंग्लैंड के पूर्वी भाग, स्कॉटलैंड के तटवर्ती भाग तथा आयरलैंड के क्षेत्रों में जौ का उत्पादन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है एरियाज जौ के। अब अगला हम लेते हैं ओट। देखिए, ओट जो है, ओट की कृषि ब्रिटेन की अपेक्षाकृत अधिक की जाती है। ओट फेमस है और काफी फूड एज अ फूड यूज किया जाता है ब्रिटेन में ओट्स को। और ओट गेहूं की अपेक्षा नम जलवायु में भी उत्पादित किया जा सकता है। इंग्लैंड और वेल्स के कृषि क्षेत्र में लगभग 30% क्षेत्र पर ओट की खेती की जाती है। स्कॉटलैंड और आयरलैंड में लगभग 45% जो क्षेत्र है वहां ओट की कृषि के अंतर्गत आता है। 45% एरिया स्कॉटलैंड और आयरलैंड में। ओट का अगर वार्षिक उत्पादन हम देखें ग्रेट ब्रिटेन में तो 11 लाख मैट्रिक टन इसका उत्पादन है। उसके बाद आती है राई, इसे हम जई भी कहते हैं। देखिए, जई या राई अपेक्षाकृत कम उपजाऊ भूमि में उत्पादित हो सकती है। स्कॉटलैंड के पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्र, इंग्लैंड का मध्य एवं पूर्वी क्षेत्र तथा आयरलैंड के विस्तृत क्षेत्र पर जई का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर जो क्रॉप है वो है चुकंदर। इंग्लैंड के पूर्वी क्षेत्र और आयरलैंड के क्षेत्रों में चुकंदर की कृषि होती है। यहाँ प्रति वर्ष लगभग 82 लाख मीट्रिक टन चुकंदर का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आता है आलू। आलू का सर्वाधिक उत्पादन आयरलैंड में किया जाता है। यहाँ की कृषि भूमि के 24% भाग पर आलू बोया जाता है। इंग्लैंड और वेल्स में लगभग 5% कृषि क्षेत्र पर आलू बोया जाता है। लिंकनशायर, लंकाशायर, आर्चेजशायर और डरहम के क्षेत्रों में आलू का उत्पादन होता है। यहाँ प्रतिवर्ष यानी ग्रेट ब्रिटेन में प्रतिवर्ष 65 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादित किया जाता है।
ब्रिटेन की अन्य कृषि उपजों में मटर, बीन्स, सब्जियां आदि हैं। इसके अलावा यहाँ चारे की विभिन्न किस्में भी उगाई जाती हैं जो यहाँ के पशुपालन उद्योग का आधार है। तो एग्रीकल्चर का जो क्रॉप प्रोडक्शन वाला पार्ट था ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय। देखिए, ब्रिटेन में पशुपालन और डेयरी उद्योग के विकास में यहाँ की जलवायु का विशेष योगदान है जो यहाँ के उत्तम चारागाहों के विकास में सहायक रही है। स्कॉटलैंड में घास क्षेत्रों का विस्तार होने के कारण यहाँ के प्राकृतिक जो क्षेत्र हैं वहाँ पर घास बहुत अच्छी पाई जाती है। सामान्यतः उच्च भूभागों में भेड़ तथा निम्न प्रदेशों में गायें पाली जाती हैं। यहाँ अधिकतर गायें हरफोर्ड और डेवोन प्रकार की हैं, यानी जो गाउस की जो ब्रीड्स, जो नस्लें यहाँ पर पाली जाती हैं वो है हरफोर्ड और डेवोन ब्रीड्स की गायें। और जो अपना दुग्ध और मांस के लिए प्रसिद्ध हैं। ये जो काउज हैं ये मांस के लिए भी प्रसिद्ध हैं, तो साथ में जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसके लिए भी प्रसिद्ध है। ये जो निचले प्रदेश हैं यूरोप, ग्रेट ब्रिटेन के, वहाँ चिकनी मिट्टी वाले भागों में जो दुग्ध व्यवसाय है वो पूर्णतः आधुनिक तरीके से विकसित है। और इस क्षेत्र का जो औद्योगिक क्षेत्रों की निकटता भी है, तो इसका जो इंडस्ट्री, ये जो डेयरी इंडस्ट्री है इसलिए काफ़ी डेवलप्ड है और यहाँ काफ़ी जो डिमांड है वो इस क्षेत्र में काफ़ी है। अतः इन निम्न प्रदेशों के प्रधानतः दूध देने वाले पशुओं और जैसे गाय और जो दूसरे दूध देने वाले पशु बुफेलोज बहुत कम पाली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इनका भी बाहुल्य है। अब जो स्कॉटलैंड है वहाँ पर भेड़ें मुख्यतः मांस के लिए पाली जाती हैं और उसके बाद काफ़ी जगह पे मांस और ऊन जो है भेड़ों का वो लिया जाता है। भेड़ों के मुख्य क्षेत्र जो हैं पालने वाले ग्रेट ब्रिटेन में वो हैं स्कॉटलैंड, वेल्स, दक्षिण पश्चिम व दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड की पहाड़ियाँ तथा कार्नवाल। और ये जो भेड़ें हैं नस्ल के लिए बहुत जो मिश्रित नस्ल जो होती है वो काफ़ी अच्छा जो है प्रोड्यूस करती हैं। आपके कह लीजिए जो वूल होती है वो। यहाँ के लिसेस्टरशायर और लिंकनशायर में चेशवा जो ब्रीड है वो बहुत प्रसिद्ध है भेड़ों की। ग्रेट ब्रिटेन में अगर हम पशुओं की संख्या को देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है काउज की, उसके बाद आते हैं भैंस, उसके बाद भेड़ें, उसके बाद सूअर। तो ये पॉपुलेशन में ज़्यादा है। टॉप पॉपुलेशन अगर कैटल्स की हम देखें, एनिमल्स की हम देखें तो वो काउज की है। ग्रेट ब्रिटेन में दुग्ध व्यवसाय का विकास नगरों के निकटवर्ती क्षेत्रों में अधिक हुआ है ताकि जो डिमांड और सप्लाई वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे इजीली हो सकता है। और इनका जो विस्तार है इंग्लैंड में है और दूसरा स्कॉटलैंड के पूर्वी तटीय भागों में तथा आयरलैंड में भी ये बहुत दुग्ध व्यवसाय काफ़ी डेवलप्ड है, विकसित है। ग्रेट ब्रिटेन में वार्षिक दूध के उत्पादन को हम देखें तो 22.6 लाख मीट्रिक टन जो उत्पादन है वो होता है यहाँ पे। और उसके बाद जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जैसे पनीर है, मक्खन है, ये भी काफ़ी प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट जो व्यवसाय है वो हम लेते हैं फिशिंग को, मछली पकड़ने को। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन में मछली पकड़ने का उद्यम प्रमुख है। इस उद्यम में यहाँ के लगभग 5 लाख लोग संलग्न हैं। यहाँ मछली उद्योग के विकास में जो भौगोलिक कारण है वो इस प्रकार से हैं। एक तो यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है तो इसलिए मछलियाँ अच्छी उत्पादित होती हैं। दूसरा, देश के जलमग्न चबूतरे पर स्थित होने से चारों ओर उथला समुद्र डॉगर बैंक के समीप स्थित है। यहाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ मछलियाँ जो हैं पकड़ी जाती हैं। अंग्रेज लोगों के भोजन का मुख्य अंग तो मछली नहीं है, लेकिन मछली खाना पसंद करते हैं और सघन जनसंख्या जो है इन क्षेत्र की वो मछलियों की खपत का कारण है। फिर दूसरा कारण हम ये देख सकते हैं कि समुद्र तट कटा फटा है और सुरक्षित होने से मछलियां यहाँ पर रह सकती हैं और जो ब्रीडिंग है, फिश ब्रीडिंग है, वो यहाँ पर आसानी से हो सकती है। फिर औद्योगिक राष्ट्र होने अच्छी जाति की नावें और जालें जो हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो एक्चुअली फिशिंग इंडस्ट्री के लिए जो संसाधन चाहिए तो वो सारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, इसलिए फिशिंग एक्टिविटी भी यहाँ पे अच्छी होती है। उत्तरी सागर में यूरोप की नदियाँ गिरती हैं जिनसे पानी में फॉस्फेट और नाइट्रेट
अच्छे होते हैं और फॉस्फेट और नाइट्रेट की अधिकता होने के कारण जो सी के जो पौधे और प्लैंक्टन्स होते हैं, जो जीव होते हैं, वो बहुत अच्छे विकसित होते हैं और फिशेस वगैरह का भोजन ये प्लैंक्टन्स ही होते हैं। फिर अगला जो कारण है वो ये है कि उत्तरी स्कॉटलैंड, कार्नवल और वेल्स के तट जो है चट्टानी होने से यहाँ पर स्टार्टिंग से ही शुरुआत से ही लोगों का फिशिंग जो है मुख्य धंधा रहा है। फिर इन प्रदेशों में इसलिए अच्छे बंदरगाह उन्नत हो गए हैं और उन्नत बंदरगाह से जो फिशिंग का ट्रेड है वो भी किया जा सकता है। ब्रिटेन के मत्स्य उत्पादक क्षेत्र की हम बात करें तो उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में मोरक्को तथा पूर्व में बेरेंट सी से स्कॉटलैंड के पश्चिम और आयरलैंड के दक्षिण पश्चिम तक ये क्षेत्र फैले हुए हैं। ब्रिटिश मत्स्य क्षेत्रों का महत्व इन द्वीपों के चारों ओर फैले हुए महाद्वीपीय शेल्फ के कारण है। इंग्लैंड में आने वाली मछली का 2/3 भाग उथले पानी में पकड़ी जाने वाली मछली का है, क्योंकि इन द्वीपों के चारों ओर समुद्री चबूतरे हैं और समुद्र गहरा नहीं है, तो फिशिंग जो एक्टिविटी है वो काफी डेवलप्ड अमाउंट में हो सकती है। नॉर्वे के निकटवर्ती भाग को छोड़कर उत्तरी सागर कहीं भी 180 मीटर से अधिक गहरा नहीं है। इसका दक्षिणी भाग भी 50 मीटर से अधिक गहरा नहीं है। उत्तर की ओर इसकी गहराई 75 मीटर से 190 मीटर तक है। इस प्रकार उत्तरी सागर की गहराई उत्तर से दक्षिण की ओर कम हो जाती है। इसमें भी बीच बीच में उथले स्थान हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें डॉगर बैंक जो है वो अधिक प्रसिद्ध है और अच्छा फिशिंग एरिया है डॉगर बैंक। डॉगर बैंक 15,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है और समुद्र की गहराई जो है वो 20 से 40 मीटर तक ही है। इस भाग में जाल द्वारा मछली पकड़ने की सुविधा के साथ साथ मत्स्योत्पादन में भी सुविधा है। ब्रिटिश द्वीप समूह के चारों ओर समुद्र में ज्वार और उष्ण जलधारा के कारण जल स्थिर नहीं रहता, जिसके कारण जल के तापमान तथा लवणता की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। इन कारणों से यहाँ अनेक प्रकार की मछलियां उत्पन्न होती रहती हैं। इस भाग में अनेक प्रकार की समुद्री वनस्पति तथा कीट उत्पन्न होते रहते हैं, जो मछली के लिए अनुपम खाद्य सामग्री हैं। उत्तरी सागर में अनेक प्रकार की मछलियां पकड़ी जाती हैं। इनमें हैरिंग मछली है वो बहुत प्रसिद्ध है। उत्तरी भाग में जहां जल अपेक्षाकृत अधिक शीतल होता है, कॉड मछली ज्यादा इस क्षेत्र में पाई जाती है और बहुत महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र की कॉड जो फिश है। इन दोनों भागों की प्रकार की जो मछलियां हैं, इन दोनों प्रकार जो कॉड और हैरिंग जो हैं, मछलियों का अधिकांशतया एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी निर्यात किया जाता है, जो उत्तरी जर्मनी तथा अन्य बाल्टिक सागरीय देशों को जाती है। और निर्यात तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो फिशेज है ना वो ब्रिटेन के मत्स्य निर्यात व्यापार में कॉड और हेरिंग का महत्वपूर्ण स्थान है तथा सार्डाइन और सालमन जो मछलियां जो हैं वो भी काफ़ी यहाँ पर पकड़ी जाती हैं और यहाँ पर ये काफ़ी भारी मात्रा में इनका उत्पादन होता है। तो कॉड जो फिश है, कॉड लिवर ऑयल मेडिसिन में बहुत काम आता है और बाकी जो कॉस्मेटिक्स हैं वो भी काफ़ी इससे बनते हैं। तो ये क्लियर हो गया। और तो ये था हमारा पूरा जो एग्रीकल्चर पार्ट था, जिसमें क्रॉप्स और जो फिश इंडस्ट्री थी उसको हमने देखा था। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में ये अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।